दोस्तों नमस्कार, स्टडी टूवर्ड चैनल में आपका स्वागत है। घटनासार करंट अर्धवार्ष की सीरीज चल रही है और इसमें है आज पार्ट 6। पिछली 5 क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सेशंस आपकी आगामी परीक्षा, चाहे वो यूपी आरओ 2016 की परीक्षा हो या यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हो, उसके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। विदेशों से भेजे धन प्राप्ति के मामले में भारत दुनिया का शीर्ष देश। विदेशों से अपने परिवार, रिश्तेदार, अन्य रेजिडेंट्स द्वारा संप्रेषित धन रेमिटेंस की प्राप्तियों में भारत का पहला स्थान विगत कई वर्षों से बना हुआ है। यही स्थिति वर्ष 2019 में बनी रही। तो याद रखिएगा, रेमिटेंस के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 है। विश्व बैंक की 22 अप्रैल 2020 की जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ नामक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के दौरान भारत में संप्रेषित धन रेमिटेंस 83.1 अरब डॉलर रहा। 2019 के दौरान विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 देश भारत, चीन, मैक्सिको, फिलीपींस, मिस्र। तो बस आप भारत और चीन याद रखिएगा। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 2019 में विदेशों से संप्रेषित धन रेमिटेंस प्राप्त करने वाले पहले 5 देश इस प्रकार हैं: टोंगा, हैती, दक्षिणी सूडान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। याद रखिएगा, विदेशों से धन संप्रेषण की लागत पर एक बार पुनः गंभीर चिंता विश्व बैंक रिपोर्ट में व्यक्त की गई। लगभग $200 की राशि अपने देश में भेजने के लिए औसत लागत 7% इसमें आकलित की गई है। वर्ष 2030 तक इस लागत को घटाकर 3% तक लाने का लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में निर्धारित है। याद रखिएगा, 2019-20 में राष्ट्रीय आय के अनंतिम आंकड़े। 2019-20 में देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, राष्ट्रीय आय संबंधी अनंतिम अनुमान प्रोविजनल एस्टीमेट केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ द्वारा 29 मई 2020 को जारी किए गए। इन अनुमानों में वित्तीय वर्ष में जीडीपी की वृद्धि 4.2% अनुमानित की गई है। याद रखिएगा, सीएसओ के 28 मई 2020 के अनंतिम अनुमानों में 2019-20 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में जीवीए वृद्धि 4% आकलित की गई, जबकि 2018-19 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि 2.4% थी। अलाइड सेक्टर्स में क्या आते हैं, जैसे फिशरीज हो गया, पशुपालन हो गया, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब आता है। विनिर्माणी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 2018-19 में जीवीए में वृद्धि 5.7% रही थी, जबकि 2019-20 में विनिर्माणी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में वृद्धि 0.03% ही रहने का अनुमान अंतिम आकलन में लगाया गया है। 2018-19 में सर्वाधिक 9.4% की वृद्धि सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा, अन्य सेवाओं के क्षेत्र में प्राप्त की गई थी। 2019-20 में इस उपक्षेत्र में ही वृद्धि सर्वाधिक 10% की ही अनुमानित की गई है। याद रखिएगा। डायरेक्ट आ जाते हैं टेबल पे, देखते हैं क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इसमें। जीडीपी आप देख सकते हैं भारत की कितनी है, एनडीपी वगैरह भी देख सकते हैं। परीक्षा में क्या पूछा जाता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट प्राइस पे प्रति व्यक्ति इनकम कितनी है याद कर लीजिए, ये पूछा जाता है। 94,954 रुपये, ठीक है। पिछले वर्ष कितनी थी, 92,085 रुपये, इसको याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं चालू मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों पर या करंट प्राइस पर इनकम कितनी है, पर कैपिटल इनकम 1,34,226 रुपये। पिछले वर्ष कितनी थी, 1,26,251। बस इतना याद रखिए, सफिशिएंट है। आगे देखते हैं चैंपियंस पोर्टल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2020 को एमएसएमई सेक्टर के लिए चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया था। इसका फुल फॉर्म क्या है, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। याद रखिएगा फुल फॉर्म भी। इस पोर्टल का उद्देश्य वित्त, कच्चे माल, श्रम, अनुमति आदि के संदर्भ में इस कठिन स्थिति में एमएसएमई की मदद करना, एमएसएमई को चिकित्सा वस्तुओं, सामानों के विनिर्माण हेतु अवसर प्रदान करने में मदद करना, उभरते हुए एमएसएमई की पहचान करना जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बन सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र से जुड़ी समस्त जानकारियां एक स्थान पर उपलब्ध कराई गई हैं। तो याद रखिएगा, चैंपियंस पोर्टल किससे संबंधित है, एमएसएमई से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई का चैटबोट पाई। चैटबोट क्या होता है, जैसे आपने एलेक्सा देखा होगा, वो कुछ बोलते हैं और हमारे अकॉर्डिंग हम बोलते हैं एलेक्सा गाना चलाओ, और वो गाना चला देता है। यहाँ मोबाइल में गूगल वॉइस का यूज़ करते हैं, हम जो बोलते हैं वो सर्च करके हमें प्रदान कर देता है। तो यही होता है चैटबोट, ठीक है। मई 2020 में रियल टाइम आधार पर फास्टैग, रुपए, यूपीआई तथा आधार सक्षम भुगतान प्रणाली जैसे अपने उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबोट
पाई लॉन्च किया, याद रखिएगा। पाई एनपीसीआई रुपए यूपीआई की वेबसाइट पर पाठ्यभाग टेक्स्ट या आवाज के माध्यम से अंग्रेजी और हिंदी में एनपीसीआई उत्पादों की सही जानकारी देने में उपयोगकर्ताओं की मदद करेगा, याद रखिएगा। पाई को बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। विकल्प में दे सकते हैं चैटबॉट पाई को किसने बनाया है, आपके विकल्प हो सकते हैं एनपीसीआई, डीआरडीओ या कुछ और, तो आपको याद रखा इसको बनाया किसने, कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड ने। एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने पहली बार किया कोयले का उत्पादन, एनएलसी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अप्रैल 2020 में कोयला मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न सार्वजनिक उद्यम एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने पहली बार कोयले का उत्पादन शुरू किया। उड़ीसा राज्य में तलावीरा द्वितीय और तृतीय खानों से कोयले का उत्पादन शुरू किया गया है। इसका उत्पादन क्षमता 20 मिलियन टन प्रति वर्ष है और इसे 2016 में एनएलसी इंडिया लिमिटेड को आवंटित किया गया था। इसका उपयोग मौजूदा और भविष्य में कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। एनएलसी की स्थापना 1956 में हुई थी। इसके प्रबंधक, निदेशक और अध्यक्ष कौन है, राकेश कुमार। साथ ही याद रखिएगा हाल ही में एनएलसी इंडिया लिमिटेड को स्वच्छता से सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा इस पुरस्कार की शुरुआत सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छता मिशन के अंतर्गत की गई थी। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड में शामिल 5 नए राज्य संघ शासित क्षेत्र। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने 1 जून 2020 को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ 3 राज्यों को जोड़ने की घोषणा की। 3 नए राज्य हैं उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम, याद रखिएगा। योजना से जुड़ने वाले राज्यों की संख्या अब 20 हो गई है। राष्ट्रीय क्लस्टर से 17 राज्य संशासित क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लाभार्थी इन 20 राज्यों संशासित क्षेत्रों में किसी भी स्थान पर अपनी पसंद की उचित मूल्य वाली दुकान से अपने हक का राशन खरीद सकते हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के अनुसार अगस्त 2020 तक यह योजना उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर में लागू हो जाएगी। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत मार्च 2021 तक 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो याद रखिएगा इसको भी। 2019 में देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष 2019-20 में देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI 49.97 अरब डॉलर रहा, जो एक वर्ष पूर्व 2018-19 में 44.36 अरब डॉलर था, याद रखिएगा। इस प्रकार 12% की वृद्धि FDI में 2019-20 के दौरान की गई, तो परसेंटेज ज़रूर याद रखिएगा। ये डेटा रिलीज कौन करता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, याद रखिएगा। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा FDI आती है सेवा क्षेत्र में, फिर कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्षेत्र में, ट्रेडिंग के क्षेत्र में, ठीक है। आगे देखते हैं DPIIT के इन आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में देश में FDI का प्रमुख स्रोत सिंगापुर रहा, जहां से 14.67 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष निवेश भारत को संदर्भित वर्ष में प्राप्त हुआ। दूसरे नंबर पर मॉरिशस रहा, तीसरे नंबर पर नीदरलैंड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा FDI भारत में किन देशों से आती है, सिंगापुर से, मॉरिशस से और नीदरलैंड से। भारत में जन्म दर, मृत्यु दर पर SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के नवीनतम आंकड़े 10 मई 2020 को भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय जन्म दर, मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर से संबंधित आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों पर संकलित डाटा का नमूना पंजीकरण प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। नमूना पंजीकरण प्रणाली अर्थात सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। नमूना पंजीकरण प्रणाली एक जनसांख्यिकी सर्वेक्षण है जो जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, वार्षिक अनुमान प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर मृत्यु दर संकेतक भी जारी करता है। इस प्रणाली को कुछ राज्यों में 1964-65 में शुरू किया था, कालांतर में 1969-70 में पूरे देश में लागू कर गया था, याद रखिएगा। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में देश में जन्म दर जहां 20 प्रति हजार थी, वहीं मृत्यु दर 6.2 प्रति हजार थी, जिससे जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक दर 13.8 प्रति हजार रह गई थी। SRS का डेटा पूछा जा सकता है।
याद रखिएगा, रिपोर्ट भले 2020 में आई है लेकिन ये डेटा 2018 का है। ठीक है, जो काम का है हम केवल उतना पढ़ते हैं। देश में सर्वाधिक जन्म दर वाले शीर्ष 5 राज्य केंद्र शासित क्षेत्र इस प्रकार हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा जन्म दर है प्रति हजार में, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। ठीक है, फिर राजस्थान और झारखंड है। तो टॉप 3 याद रखिएगा, काफ़ी है। छोटे राज्यों में पहले नंबर पर है मेघालय, दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर है सिक्किम। सबसे कम जन्म दर वाले शीर्ष 5 राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र, केरल बड़े राज्यों में प्रथम नंबर पर है, फिर है तमिलनाडु, फिर है दिल्ली। ठीक है, आगे देखते हैं छोटे राज्यों में गोवा, नागालैंड, त्रिपुरा। अब देख लेते हैं देश में सर्वाधिक मृत्यु दर वाले 5 राज्य केंद्र शासित क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, यहाँ पर मृत्यु दर सर्वाधिक है, याद रखिएगा। छोटे राज्यों के मामले में मृत्यु दर सर्वाधिक है हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, गोवा में। केंद्र शासित क्षेत्र में मृत्यु दर में शीर्ष हैं पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। सबसे कम मृत्यु दर वाले राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र हैं दिल्ली, जम्मू कश्मीर व लद्दाख, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं छोटे राज्य जिनमें सबसे कम मृत्यु दर है, वे हैं नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर। केंद्र शासित क्षेत्र में पहले नंबर पर है दादर एंड नगर हवेली, दूसरे नंबर पर है चंडीगढ़, तीसरे नंबर पर है दमन एंड दीव। तो आपको याद रखना है, सर्वाधिक जन्म दर है बिहार में और मृत्यु दर सर्वाधिक है छत्तीसगढ़ में। बड़े राज्यों के मामले में, यदि छोटे राज्यों के मामले में देखेंगे तो सर्वाधिक जन्म दर है मेघालय में और सर्वाधिक मृत्यु दर है हिमाचल प्रदेश में। सबसे कम जन्म दर में फर्स्ट है केरल और सबसे कम मृत्यु दर में फर्स्ट है दिल्ली, याद रखिएगा। छोटे राज्यों में सबसे कम जन्म दर के मामले में गोवा शीर्ष पर है, वहीं सबसे कम मृत्यु दर में शीर्ष पर है नागालैंड, याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। शिशु मृत्यु दर से आशय किसी क्षेत्र में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले मरने वाली शिशुओं की संख्या होती है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि इस दर में उन बच्चों का आकलन किया जाता है जो अपना पहला बर्थडे नहीं देख पाते और उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। इसमें प्रति 1000 जीवित बच्चों पर रेट निकाला जाता है। यह दर संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी स्थिति की सूचक होती है। एसआरएस की नवीनतम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि 1971 में देश में शिशु मृत्यु दर 129 प्रति 1000 थी, जो घटकर 2009 में 50 प्रति 1000 रह गई। अब 2018 में 32 प्रति 1000 दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर 2009 में 55 प्रति 1000 थी, जो अब 2018 में 36 प्रति 1000 रह गई है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। शहरी क्षेत्रों में यह 34 प्रति 1000 से घटकर 23,000 रह गई है। ठीक है, प्रति 1000 रह गई है। तो आपको याद रखना है ओवरऑल कितनी है, 32 है। अगर इसको हम सेग्रीगेट कर दें ग्रामीण और शहरी में, तो ग्रामीण में कितनी है, 36 है 2018 में, और शहरों में है 23 प्रति 1000। ठीक है, अब देख लेते हैं शिशु मृत्यु दर में शीर्ष राज्य कौन से है। मध्य प्रदेश शीर्ष है, इसका अमाउंट याद रखिएगा। ठीक है, 48 प्रति 1000 शिशुओं की मृत्यु हो जाती है फर्स्ट बर्थडे के पहले। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। असम और छत्तीसगढ़ सेम रैंक को शेयर करते हैं, यानी थर्ड रैंक को। यहाँ पर कितना, 41। छोटे राज्यों में अरुणाचल प्रदेश शीर्ष पर है शिशु मृत्यु दर में, दूसरे नंबर पर मेघालय, तीसरे नंबर पर त्रिपुरा। केंद्र शासित क्षेत्रों में दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ एंड दादरा नगर हवेली। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं देश में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। जीवन प्रत्याशा अर्थात लाइफ एक्सपेक्टेंसी सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ साथ बेहतर होती चिकित्सीय सेवाओं के कारण देश में औसत आयु में हाल के दिनों में संतोषजनक वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संसद में 13 मार्च 2020 को प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार 1970-75 के दौरान देश में जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 49.7 वर्ष थी, जो 2013-17 के दौरान 69 वर्ष रही थी। इस प्रकार औसत आयु में 19.3 वर्ष की वृद्धि इस अवधि में हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर द्वारा एसआरएस बेस्ड लाइफ टेबल 2013-17 शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2013-17 के दौरान पुरुषों के लिए औसत जीवन प्रत्याशा 67.8 वर्ष थी, वहीं महिलाओं के मामले में
70.4 वर्ष थी। तो याद रखिएगा पुरुषों के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है 67.8 और महिलाओं के संबंध में यह है 70.4। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में औसत जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक केरल में थी। ठीक है, तो ये आपको ये अमाउंट याद करने की जरूरत नहीं, बस याद रखिएगा औसत जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक किस राज्य में, केरल में है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है जम्मू कश्मीर, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। केंद्र शासित क्षेत्रों में 2013-17 के दौरान सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा दिल्ली में दर्ज की गई। रिपोर्ट में सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा। याद रखिएगा, यूपी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां 2013-17 में के दौरान यह 65 वर्ष ही दर्ज की गई। याद रखिएगा कितनी दर्ज की गई है, 65 वर्ष। जबकि देश की औसत जीवन प्रत्याशा दर कितनी है, 69 वर्ष। याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पुरुषों व महिलाओं की औसत जीवन प्रत्याशा 64.3 वर्ष व 65.6 वर्ष रही। सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व असम के स्थान रहे। आगे देखते हैं व्यापार संबंधित अवैध वित्तीय प्रवाह पर रिपोर्ट। अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी द्वारा 3 मार्च 2020 को व्यापार संबंधित अवैध वित्तीय प्रवाह पर एक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट 135 विकासशील देशों में व्यापार संबंधित अवैध वित्तीय प्रवाह 2008 से लेकर 2017 शीर्षक से जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के द्वारा काले धन को सफ़ेद धन करने के मामले में 2017 में भारत 135 देशों की सूची में तीसरे स्थान पर है और ये भारत की चिंताजनक स्थिति को दिखाता है। ठीक है, भ्रष्टाचार के लेवल को दिखाता है कितना हाई है। वर्ष 2017 में द्विपक्षीय व्यापार में मूल अंतराल राशि की दृष्टि से चीन पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है मैक्सिको और तीसरे स्थान पर है भारत। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है इसमें। NCAER भू अभिलेख और सेवा सूचकांक 2020 नई दिल्ली स्थित गैर लाभकारी आर्थिक शोध संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER द्वारा 27 फरवरी 2020 को NCAER भू अभिलेख और सेवा सूचकांक 2020 जारी किया गया। विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भू अभिलेख डिजिटल रूप से तैयार करने के मामले में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना तथा प्रत्येक राज्य में भू अभिलेख में सुधार के उपायों की पहचान करना इस सूचकांक का उद्देश्य है। सूचकांक 2019-20 में एकत्र आंकड़ों के 2 पहलुओं भू अभिलेख के डिजिटीकरण विस्तार और भू अभिलेख की गुणवत्ता पर आधारित है। डिजिटल रूप से भू अभिलेख तैयार करने और उनकी गुणवत्ता के मामले में शीर्ष स्थान पर है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर है उड़ीसा, तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। याद रखिएगा, सूचकांक में 60 से 75 अंक प्राप्त कर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु 5 श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश 50 से 7 अंक की श्रेणी में है। ठीक है, जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश पिछड़े हैं उनमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, चंडीगढ़, केरल, असम, मणिपुर और दिल्ली, बिहार शामिल हैं। पंजीकरण के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष पर है, जबकि झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भू अभिलेख की गुणवत्ता के मामले में अग्रणी राज्य हैं। याद रखिएगा, आपको याद रखना है डिजिटल रूप से भू अभिलेख रिकॉर्ड्स तैयार करने में और उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने में फर्स्ट कौन है, मध्य प्रदेश है। वहीं पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के मामले में फर्स्ट कौन है, महाराष्ट्र। अब देख लेते हैं केंद्रीय बजट 2020-21। वित्तीय वर्ष 2020-21 का केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, वही निर्मला सीतारमण जो प्याज नहीं खाती हैं, 1 फरवरी 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत किया, जो प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का दूसरा नियमित बजट था। वित्त मंत्री ने वर्ष 2020-21 के बजट को 3 केंद्रीय विषयों पर केंद्रित बताया, जिसमें पहला है महत्वाकांक्षी भारत, एस्पिरेशनल इंडिया, सबके लिए आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तथा केयरिंग समाज, केयरिंग सोसाइटी। याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं बजट में घाटा, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट 2.7% रहेगा GDP का। ठीक है, 2020-21 में प्रभावी राजस्व घाटा रहेगा 1.8%। 2019-20 में राजस्व घाटा GDP का 2.3% रहने का अनुमान बजट में था। इसका संशोधित अनुमान GDP का 2.4% का है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 2020-21 में 2.7% रेवेन्यू डेफिसिट अनुमान लगाया गया है। 2019 में अनुमान लगाया गया था 2.3% का, लेकिन संशोधित अनुमान क्या आया है, संशोधित डाटा क्या आया, 2.4%। याद रखिएगा।
2020-21 में राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट जीडीपी का 3.5% होगा। 2019-20 में राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट जीडीपी के 3.3% रखने का लक्ष्य पिछले वर्ष बजट में निर्धारित किया गया था, किंतु संशोधित आकलन में यह 3.8% अनुमानित किया गया है। याद रखिएगा 2020-21 में प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट 0.4% है। ठीक है, इसके साथ ही याद रखिएगा सब्सिडी की मद में रुपए 2,62,109 करोड़ तथा रक्षा हेतु 3,23,053 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा सब्सिडी जाती है खाद्य सब्सिडी, फिर उर्वरक, फिर पेट्रोलियम, फिर ब्याज सब्सिडी, फिर अन्य सब्सिडी। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा सब्सिडी जाती है खाद्य क्षेत्र में। कर प्रस्ताव प्रत्यक्ष कर संरचना में सुधार करते हुए इस वर्ष के लिए बजट में व्यक्तिगत आयकर की संरचना में बड़ा बदलाव किया गया है, जो इस प्रकार है। रुपये 5 लाख तक वार्षिक आय वाले को आयकर से मुक्त रखा गया है तथा रुपये 5 लाख से अधिक आय की स्थिति में रुपये 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5% आयकर देय होगा। याद रखिएगा रुपये 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए की आय पर 10% किया जाएगा। रुपये 7.5 लाख रुपए से 10 लाख तक की आय पर 15% की दर पर, रुपये 10 लाख रुपए से 12.5 लाख तक की वार्षिक आय पर 20%, रुपये 12.5 लाख से 15 लाख की आय पर 25% तथा 15 लाख से अधिक आय पर 30% अब नई कर संरचना के अंतर्गत देय होगा। याद रखिएगा। ठीक है, ये टेबल आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से इजीली समझ आ जाएगा। आगे देखते हैं विवाद से विश्वास स्कीम। अप्रत्यक्ष करों के मामले में मुकदमेबाजी एवं विवादों को कम करने के लिए सबका विश्वास स्कीम पिछले वर्ष 2019-20 के बजट में लाई गई थी, जिसमें 1.89 लाख से अधिक मामलों का निपटान किया जा सका था। प्रत्यक्ष करों के लगभग 4.83 लाख मामले विभिन्न अपीली मंचों एवं न्यायालयों में लंबित हैं। इन्हें कम करने के लिए विवाद से विश्वास नाम से एक योजना इस वर्ष के बजट में प्रस्तुत की गई। इस स्कीम के अंतर्गत करदाता को केवल विवादित कर राशि का ही भुगतान करना होगा। ब्याज एवं दंड से पूरी छूट उसे दी जाएगी, यानी ना उसे इंटरेस्ट पे करना है ना ही फाइन पे करना है। ठीक है, जितना उसका टैक्सेबल अमाउंट है बस वो पे करना है, बशर्ते ऐसे भुगतान 31 मार्च 2020 तक कर दिए जाएं। तो ये डेट याद रखिएगा। रक्षा 2020-21 में रक्षा सेवाओं हेतु कुल आवंटन 3,23,053 करोड़, पेंशन भुगतान के लिए रुपये 1.34 लाख करोड़ का आवंटन इसमें शामिल नहीं है। कुल रक्षा बजट केंद्र सरकार के कुल व्यय का 15.49% है। याद रखिएगा। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर बजट 2020-21 में वित्त मंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए किसानों के लिए 16 सूत्री योजना की घोषणा की, जो इस प्रकार है। जल संकट से जूझ रहे 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए एक बड़ी योजनाएं का प्रस्ताव। पीएम कुसुम योजना के द्वारा किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा। इसमें 20 लाख किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा। इस तरह किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाया जाएगा। कुसुम अर्थात किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। याद रखिएगा। उर्वरकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, इसीलिए रासायनिक खादों के उपयोग को कम किया जाएगा। देश में मौजूद वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज को नाबार्ड अपने अधिकार में लेगा और नए तरीके से इसे विकसित किया जाएगा। देश में और भी वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। इसके लिए पीपी मॉडल अपनाया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। महिला किसानों के लिए धन लक्ष्मी योजना की घोषणा, जिसके अंतर्गत 20 से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए धन लक्ष्मी योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। ठीक है, आपको बता देते हैं, एक खेल क्षेत्र से जुड़ी है, दूसरी है फिल्मी जगत से जुड़ी हुई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दोनों रूट पर इस योजना को शुरू किया जाएगा। इससे उत्तर पूर्व और आदिवासी जिलों में कृषि उत्पादन के बेहतर मूल्य मिलेंगे। बागवानी क्षेत्र में इसके बेहतर विपणन निर्यात के लिए एक उत्पाद एक जिले की व्यवस्था होगी, यानी एक जिला एक उत्पाद। एकीकृत कृषि प्रणाली मधुमक्खी पालन पर जोर दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को वर्ष 2021 तक के लिए बढ़ाया जाएगा।
ये बताइए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? 1998 में। ठीक है। दुग्ध के उत्पादन को दोगुना करने के लिए सरकार की ओर से योजना चलाई जाएगी। 2025 तक दुग्ध उत्पादन दोगुना करने का बजट में लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मनरेगा योजना के अंतर्गत चारागाह को जोड़ दिया जाएगा। नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी हेतु मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही फिश प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 के आम बजट में तटीय क्षेत्रों के मछली पालकों के लिए नई सागर मित्र योजना को शुरू करने की घोषणा की। योजना के अंतर्गत 500 मछली उत्पादन संगठन और 3,477 सागर मित्र बनाए जाएंगे। योजना के अंतर्गत तटीय क्षेत्र के युवाओं को मछली पालन से जोड़कर रोजगार दिया जाएगा। वर्ष 2022-23 तक मछली उत्पादन 200 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 2024-25 तक मछली निर्यात रुपए 1 लाख करोड़ तक हो जाएगा। याद रखिएगा। बजट में घोषित किसान रेल योजना के तहत भारतीय रेलवे रेफ्रिजरेटेड कोच बनाएगी, जिससे किसानों की फसल ढुलाई के दौरान खराब न हो सके। दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को भी इस किसान रेल योजना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए बाधा रहित राष्ट्रीय प्रशीतन आपूर्ति श्रृंखला बनाने का बजट में प्रस्ताव है। सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से भारतीय रेल द्वारा किसान रेल सेवा शुरू की जाएगी। तो इस तरह की पहली रेल 7 अगस्त को चलाई गई, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। याद रखिएगा। ठीक है। महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। आगे देखते हैं आरोग्य एवं जल स्वच्छता। बजट 2020-21 में समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपए का आवंटन। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 69,000 करोड़ रुपए में से बजट में किया गया आवंटन 6400 करोड़ का है। याद रखिएगा। जन औषधि केंद्र योजना के तहत इस वर्ष 2024 तक सभी जिलों में 2000 दवाओं और 300 शल्य चिकित्सा की पेशकश की जाएगी। तपेदिक टीबी को 2025 तक खत्म करने के लिए बजट में टीबी हारेगा देश जीतेगा नाम की योजना शुरू करने का प्रस्ताव लाया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस अभियान के तहत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि टीबी से पीड़ित लोगों को सरकारी तथा निजी अस्पतालों में निःशुल्क उच्च गुणवत्ता युक्त उपचार उपलब्ध कराया जा सके। तो आपको निःशुल्क उपचार मिलेगा जो भी टीबी के मरीज हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक विश्व में टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, जबकि भारत ने देश से टीबी को 2025 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। सभी घरों को पाइपलाइंस के माध्यम से जलापूर्ति के उद्देश्य शुरू किए गए जल जीवन मिशन के लिए बजट में 3.6 लाख 6 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। वर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए बजट में 12,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आगे देखते हैं अवसंरचना। अगले 5 वर्षों के दौरान अवसंरचना पर 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। 2020-21 में परिवहन अवसंरचना के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। बजट में चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे की शुरुआत का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके साथ ही याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की अर्थ गंगा संकल्पना के अनुरूप नदी के तटों पर आर्थिक गतिविधियों को तेज करने का बजट में प्रस्ताव है। उड़ान योजना के तहत 2024 तक 100 और हवाई अड्डों को पुनर्विकसित करने का प्रस्ताव है। 2020-21 में ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 22,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। राष्ट्रीय गैस ग्रिड को वर्तमान के 6,200 किलोमीटर से बढ़ाकर 27,000 किलोमीटर तक किया जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। शिक्षा देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपए, कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ का आवंटन किया गया। पुलिस संबंधी विज्ञान, फॉरेंसिक विज्ञान, साइबर फॉरेंसिक हेतु राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना का बजट में प्रस्ताव है। भारत में अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में इंडसेट को शुरू करने का बजट में प्रस्ताव किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के चलते देश में शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अब लड़कों से अधिक हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक स्तर पर अब यह 94.32% है, जबकि लड़कों के मामले में यह 89.28% है, यानी लड़कियों का एनरोलमेंट ज़्यादा है। आगे देखते हैं संस्कृति और पर्यटन। संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक भारतीय धरोहर एवं संरक्षण संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन स्थापित करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। इसे मानद विश्वविद्यालय
डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। 5 पुरातात्विक स्थलों का प्रतिमान स्थल आइकॉनिक साइट्स के रूप में विकसित करने की घोषणा 2020-21 में की गई है। नाम कौन कौन से हैं जिनको आइकॉनिक साइट्स में बदला जाएगा? राखीगढ़ी हरियाणा का, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का, शिव सागर असम का, धौलावीरा गुजरात का, वहीं आदिचलनूर तमिलनाडु का। याद रखिएगा। बजट में 8 नए संग्रहालयों का प्रस्ताव भी किया गया है। झारखंड के रांची में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना में सहयोग की घोषणा बजट में की गई है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सहयोग का यहाँ से क्या मतलब है? अर्थात जो झारखंड की राज्य सरकार है जनजातीय संग्रहालय को वही विकसित करेगी, लेकिन इसमें कुछ सपोर्ट केंद्र सरकार भी देगी। आगे देखते हैं उद्योग क्षेत्र को। उद्योग और वाणिज्य के विकास संवर्धन के लिए 2020-21 के लिए 27,300 करोड़ आवंटित किए गए। एंड टू एंड सुविधा और समर्थन प्रदान करने के लिए निवेश क्लियरेंस सेल स्थापित करने का बजट में प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक की 4 वर्षीय कार्यान्वयन अवधि के साथ राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन की स्थापना की जाएगी। याद रखिएगा, राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन के तहत भारत को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाया जाएगा। देश में लोग निर्यात करते हैं, उनके लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ECGC ऑफ इंडिया ने निर्यात ऋण विकास योजना या निर्विक योजना की शुरुआत की। ठीक है, निर्विक योजना किससे संबंधित है? याद रखिएगा, यह निर्यात करने वाले लोगों को बीमा कवरेज दिया जाएगा निर्विक योजना के तहत। याद रखिएगा, निर्विक का फुल फॉर्म है निर्यात ऋण विकास योजना। निर्विक योजना के अंतर्गत ज़्यादा बीमा कवरेज, छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम में कमी। इस योजना के तहत गारंटीकृत बीमा में मूलधन और ब्याज का 90% तक कवर किया जा सकता है। इसे निर्यात ऋण बीमा योजना ECIM भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। आगे देखते हैं नई अर्थव्यवस्था। बजट में प्रस्ताव के अनुसार निजी क्षेत्र के द्वारा पूरे देश में जल्द डेटा सेंटर पार्क बनाने की नीति लाई जाएगी। इस तरह का पहला डेटा सेंटर मुंबई में अभी एक स्थापित हो चुका है। जल्द ही पूरे देश में कई डेटा सेंटर पार्क होंगे। भारत नेट के माध्यम से इस वर्ष फाइबर टू द होम से 1 लाख ग्राम पंचायत को जोड़ा जाएगा। याद रखिएगा, 2020-21 में भारत नेट कार्यक्रम के लिए 6,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। स्टार्टअप के लाभ के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकियों अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय अभियान के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु 8,000 करोड़ रुपए के परिव्यय प्रदान करना प्रस्तावित है। तो इसको याद मत रखिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब आप ये देख लीजिए बजट में रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। पूरे बजट को आप मान लीजिए 1 रुपये। ठीक है, तो समझ लीजिए उधार और अन्य देयताओं से 20 पैसा आता है, निगम कर से 18 पैसा, माल एवं सेवा कर से 18 पैसा, आय कर से 17। इसी प्रकार से कहाँ जाता है? करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा होता है 20 पैसा, ब्याज अदायगी 18 पैसा, केंद्रीय क्षेत्र की योजना 13 पैसा, वित्त आयोग अन्य अतरण 10 पैसा। इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं बजट के महत्वपूर्ण बिंदु। 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 3.5 जो 2019-20 के लिए 3.8% अनुमानित है। नई आयकर दरें प्रस्तावित जिसके चयन करने पर किसी कटौती या छूट का लाभ नहीं लिया जा सकता। 100 से अधिक छूट और कटौतियों में से लगभग 70 नई सरल कर व्यवस्था हटाने का प्रस्ताव। भारत में अधिक निवेश लाने के लिए लाभांश वितरण कर की समाप्ति। बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज 1 लाख रुपए प्रति खाता धारक से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या था? आपका बैंक में सपोज 10 लाख रुपया जमा है, लेकिन अगर बैंक डूब गई तो पहले आपको बस 1 लाख रुपए ही मिलता था, लेकिन अब नई योजना के तहत आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे यदि बैंक डूबती है। ठीक है, अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे पर 100 लाख करोड़ रुपए की निवेश किया जाएगा। विवाद से विश्वास योजना शुरू की गई, जिसमें 31 मार्च 2020 तक के कर विवादों को निपटाने के इच्छुक लोगों के लिए ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। तो याद रखिएगा इसे। उड़ान योजना को बढ़ावा देने के लिए 2024 तक 100 और हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। समुद्री बंदरगाहों को और अधिक दक्ष बनाने के लिए कम से कम एक बड़े बंदरगाह को निगमित करने तथा बाद में इसे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने का विचार सरकार के विचाराधीन है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अहमदाबाद के निकट हड़प्पा युग के नौवहन स्थल लोथल में एक पोत संग्रहालय की स्थापना पोत मंत्रालय द्वारा की जाएगी। इसमें कौन सा देश मदद करेगा? पुर्तगाल। याद रखिएगा।
स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के वर्ष 2022 में भारत G20 की अध्यक्षता ग्रहण करते हुए इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अमाउंट याद करने की जरूरत नहीं है। अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेट के आयोजन हेतु एक स्वतंत्र पेशेवर एवं विशेषज्ञ संगठन के रूप में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRE की स्थापना का प्रस्ताव बजट में किया गया है, याद रखिएगा। चलिए बजट तो पढ़ लिया, अब देख लेते हैं ऑक्सफैम की टाइम टू केयर रिपोर्ट। दावोस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की 50वीं वार्षिक बैठक से पहले 20 जनवरी को ऑक्सफैम समूह द्वारा जारी अध्ययन रिपोर्ट टाइम टू केयर के अनुसार जो बातें सामने आई उनमें भारत के 1% अमीरों के पास देश की 70% गरीब आबादी यानी 95.3 करोड़ लोगों की तुलना में 4 गुना से ज़्यादा संपत्ति है, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं भारत के 63 अरबपतियों की कुल संपत्ति देश के 4 वार्षिक आम बजट से अधिक है। वित्त वर्ष 2018-19 में देश का बजट 24.42 लाख करोड़ रुपए था, ठीक है। वहीं विश्व स्तर पर रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व के 2153 अरबपतियों के पास 4.6 अरब लोगों से अधिक संपत्ति है, यानी वैश्विक आबादी की 60% से ज़्यादा आबादी किनके पास है? 2153 अरबपतियों के पास। रिपोर्ट में दुनिया में तेजी से बढ़ती आर्थिक असमानता पर चिंता व्यक्त की गई है। अध्ययन के अनुसार पिछले एक दशक में अरबपतियों की संख्या दोगुनी हो गई है, हालांकि 2019 में उनकी कुल संपत्ति में गिरावट देखने को मिली है। ऑक्सफैम इंडिया के CEO अमिताभ बहेर ने कहा कि अमीर और गरीब के बीच फर्क को कम करने के लिए गरीबों के लिए विशेष नीतियां बनानी होगी। हालांकि बहुत कम सरकारें ही खाई पाटने की दिशा में काम कर रही हैं। याद रखिएगा, ऑक्सफैम इंडिया के CEO कौन है? अमिताभ बहेर। आगे देखते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 2-2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाने वाली वन स्थिति रिपोर्ट वर्ष 2019 केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2019 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। तो आप परसेंटेज याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त 95,027 वर्ग किलोमीटर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.89% वृक्ष आच्छादित हैं। इस प्रकार कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र यानी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। तो आपको याद रखना है। देखिए फॉरेस्ट कवर क्या होता है, जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं उसका मापन किया गया, तो उसके हिसाब से कितना प्रतिशत है? 21.67%, ठीक है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का अगर ट्री कवर देखें, ट्री कवर क्या होते हैं? कहीं 5-7 पौधे एक साथ लगे हैं, लोगों ने घरों में लगा रखे हैं, शहर के किनारे, रोड के किनारे लगे हुए हैं, तो उन पौधों को अगर काउंट किया जाए तो वो कितने हैं? देश के भौगोलिक क्षेत्र के क्षेत्रफल के 2.89%। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल हो जाता है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो वो कितना है? 24.56%। याद रखिएगा। वन क्षेत्र में 3,976 वर्ग किलोमीटर, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में 1,212 वर्ग किलोमीटर तथा कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि 2017 में तुलना में हुई है। तो आपको परसेंटेज याद रखना है, अमाउंट मत याद रखिएगा। यानी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में 0.6% की वृद्धि हुई है पिछले साल 2017 के कंपैरिजन में, ठीक है। आगे देखते हैं राज्यों में क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, जबकि दूसरा स्थान है अरुणाचल प्रदेश का, तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का। तो बस 3-3 रैंकिंग याद रखिएगा। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से पूरे स्थान मिजोरम का है, ठीक है। शीर्ष स्थान किसका है? मिजोरम का है। याद रखिएगा, ऊपर वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे है और प्रतिशत के मामले में मिजोरम आगे है। दूसरे स्थान पर है प्रतिशत के आधार पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर है मेघालय। आगे देखते हैं 2017-19 के दौरान वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 5 राज्य। पहले नंबर पर है कर्नाटक, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर है केरल, फिर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर राज्यों में असम व त्रिपुरा के अलावा अन्य सभी राज्यों में वन क्षेत्र में कमी इस अवधि में रिकॉर्ड की गई। इस तरह पूर्वोत्तर राज्यों के वन क्षेत्र में
765 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। लेकिन किन दो राज्यों में कमी दर्ज नहीं की गई है? असम और त्रिपुरा में। आगे देखते हैं कच्छ वनस्पति क्षेत्र मैनग्रोव कवर। नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट में मैनग्रोव कवर को अलग से दिखाया गया है, जिसके अनुसार 2019 में देश में कुल कच्छ वनस्पति मैनग्रोव कवर 4,975 वर्ग किलोमीटर देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.1% है। ठीक है, 2017 की तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर अधिक है। याद रखिएगा 2017 में कुल मैनग्रोव कवर 4,921 वर्ग किलोमीटर था। राज्यों में सर्वाधिक मैनग्रोव कवर पश्चिम बंगाल में है, जबकि दूसरे नंबर पर है गुजरात और तीसरे नंबर पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। रिपोर्ट के अनुसार देश के बांस वहन क्षेत्र में वर्ष 2017 की तुलना में 3,229 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्शाई गई है। देश में कुल बांस वहन क्षेत्र बैम्बू डियरिंग एरिया वर्ष 2019 की रिपोर्ट में 1,60,037 वर्ग किलोमीटर है। रिपोर्ट के अनुसार देश के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया RFA, जिसे ग्रीन वॉश भी कहा जाता है, के भीतर 3.8% क्षेत्र में 62,466 आर्द्रभूमि वेटलैंड्स हैं। वेटलैंड्स क्या होते हैं? ऐसे लैंड जो साल भर लगभग पानी से डूबे रहते हैं, जिसमें कई तरह की जलीय वनस्पतियां उगाती हैं। मैनग्रोव कवर में वृद्धि करने वाले पहले 3 राज्य क्रमशः हैं गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो आपको याद रखना है वृद्धि किन राज्यों में हुई है? गुजरात और महाराष्ट्र, उड़ीसा में। जबकि सबसे ज़्यादा मैनग्रोव कवर पाया गया है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। याद रखिएगा। विश्व में भारत की स्थिति देख लेते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर बताया गया भारत विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र के वाले देशों में 10वें स्थान पर है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2015 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 10 देश इस प्रकार हैं। पहले नंबर पर है रूस, फिर है ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका, चीन, कांगो, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पेरू और 10वें नंबर पर है प्यारा भारत। याद रखिएगा। आगे देखते हैं पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 8 जनवरी 2019 को पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड की स्थापना के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण BGF वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में पूंजीगत अनुदान देने की मंजूरी प्रदान की। ठीक है, किसको देंगे? इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को। BGF राशि होगी 9,265 करोड़ रुपए। ठीक है, जो अधिकतम लागत का 60% होगा। पाइपलाइन की कुल लंबाई 1,656 किलोमीटर है। गैस पाइपलाइन ग्रिड को पूर्वोत्तर क्षेत्रों के 8 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में विकसित किया जाएगा। याद रखिएगा। वायबिलिटी गैप फंडिंग BGF क्या होता है? BGF एक अनुदान है जो ऐसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए प्रदान किया जाता है जो आर्थिक रूप से तर्कसंगत लेकिन जिनकी वित्तीय व्यवहार्यता फाइनेंशियल वायबिलिटी कम होती है। ठीक है, इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें तो समझिएगा। समझ लीजिए कोई एक शहर है, इधर गांव है और बीच में बहती है नदी। गांव की कनेक्टिविटी शहर से कराने के लिए कंपनी ने यहाँ पे पुल बनाने का ठेका सरकार से लिया, लेकिन पुल बनाने में दिक्कत ये है, पुल तो बन जाएगा, ये गांव वालों और शहरों को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी का काम करेगा, लेकिन इस पर कोई टोल प्लाजा नहीं बनाया जा सकता जिससे कंपनी बाद में अपनी जो उसने लागत लगाई है उसको वसूल सके। तो इसमें आती है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है? वो वाइबल बनाती है, व्यवहार्यता बनाती है इसको कि ठीक है आप बनाइए, जो अमाउंट इसमें लगेगा उसका कुछ % हम आपको दे देंगे। यही होता है BGF। ठीक है, वायबिलिटी गैप फंडिंग। याद रखिएगा। वैश्विक निवेश रुझान निगरानी रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड द्वारा 20 जनवरी 2020 को वैश्विक निवेश रुझान निगरानी रिपोर्ट अंकटाड इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की गई। 2019 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करने वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल रहा। इस अवधि में भारत में FDI 16% बढ़कर $49 बिलियन रहा। 2018 में यह $42 बिलियन थी। ठीक है, इस तरह 2019 में भारत FDI के मामले में 8वें स्थान पर रहा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ष 2019 में अमेरिका FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा, इसके बाद चीन और सिंगापुर रहा। 2019 में FDI में सर्वाधिक 232% की वृद्धि जर्मनी में हुई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2019 में FDI में सर्वाधिक 48% की गिरावट हांगकांग में दर्ज की है। याद रखिएगा।
आगे देखते हैं नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट 2020 विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 19 जनवरी 2020 को नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट 2020 जारी की गई। लंदन स्थित प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के सहयोग से तैयार इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की आधी से अधिक अर्थव्यवस्था 44 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक मूल उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। रिपोर्ट के अनुसार निर्माण, कृषि, खाद्य और पेय पदार्थ 3 सबसे बड़े उद्योग हैं जो प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं। तो आपको याद रखना है, पहले नंबर पर है निर्माण क्षेत्र, दूसरे नंबर पर कृषि क्षेत्र, तीसरे नंबर पर खाद्य और पेय पदार्थ जो प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं। रिपोर्ट 163 आर्थिक क्षेत्रों की प्राकृतिक पूंजीगत परिसंपत्तियों पर निर्भरता के आकलन पर आधारित है जो उद्योग और क्षेत्रीय स्तर पर उनका परीक्षण करती है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और कौशल विकास तथा उद्यमिता राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने 10 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के सहयोग से तैयार राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 जारी किया। इस सूचकांक को आधारभूत ऊर्जा आवश्यकता जैसे कोयला, बिजली, गैस तथा तेल आदि में ध्यान रखकर तैयार किया जाता है। सूचकांक में 5 अलग अलग क्षेत्रों जैसे भवन निर्माण, उद्योग, नगर पालिका, परिवहन, कृषि और डिस्कॉम में ऊर्जा दक्षता के पहलों, कार्यक्रमों और परिमाणों का मूल्यांकन किया जाता है। तर्कसंगत तुलना के लिए राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति पर आधारित 4 समूह में बांटा गया है: फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर और एस्पिरेंट। सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हरियाणा, केरल और कर्नाटक अचीवर श्रेणी में, जबकि फ्रंट रनर में श्रेणी में कोई भी राज्य शामिल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। मणिपुर, जम्मू कश्मीर, झारखंड और राजस्थान ने प्रत्येक समूह में सबसे खराब प्रदर्शन किया है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019 न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव ऑफ जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटीज द्वारा द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सहयोग से 25 अक्टूबर 2019 को विश्व के 195 देशों का वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2019 जारी किया गया। इस सूचकांक का केंद्रीय विषय है बिल्डिंग कलेक्टिव एक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी, याद रखिएगा। विश्व के 195 देशों के सूचकांक में जहां अमेरिका 83.5 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है, वहीं इक्वेटोरियल गिनी सूचकांक में सबसे निम्न स्थान पर है। तो याद रखिएगा, शीर्ष स्थान किसे मिला है? अमेरिका को, और आखिरी स्थान मिला है, अंतिम पायदान पर है इक्वेटोरियल गिनी। भारत का इस सूचकांक में 57वां स्थान है, 57वें रैंक पर है भारत इस सूचकांक में। इससे यह भी पता चलता है कि अधिकतर देश किसी भी बड़े संक्रामक रोग से निपटने के लिए तैयार नहीं है। इस सूची में केवल 13 देश जो शीर्ष पर रहे, इनमें अमेरिका पहले स्थान पर है, ठीक है। और अमेरिका भी आपने देख लिया, जो अभी महामारी चल रही है कोरोना की, वो भी संक्रामक रोग से निपटने के लिए तैयार नहीं है, भले ही उसे पहला स्थान मिला है। आगे देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति। इस सूचकांक में भूटान को 85th रैंक मिली है, पाकिस्तान को 105वीं, नेपाल को 111वीं, बांग्लादेश को 113वीं रैंक, ठीक है। भारत की रैंक कितनी है? 57, याद रखिएगा। अंतिम पायदान पर कौन है? इक्वेटोरियल गिनी, और उसके बाद है सोमालिया। आगे देखते हैं विपणन वर्ष 2020-21 के लिए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक 23 अक्टूबर 2019 को रबी फसलों का फसल वर्ष 2019-20 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSPs में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई। रबी की जिन फसलों में MSP वृद्धि की गई उसमें शामिल है गेहूं, जौ, सरसों, चना, कुसुम, मसूर। तो टेबल में आप देख लीजिए फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का कितना हो गया है? 85 रुपये की वृद्धि हुई है और अब हो गया है 1925 2020-21 के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है मसूर में 325 रुपये की, ठीक है। अब कितना हो गया? 4800 रुपये। तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है मसूर में। खरीफ की फसल में किसमें सबसे ज़्यादा MSP की वृद्धि हुई थी? आपको बता चुके हम, नाइजर सीड में, ठीक है। 755 रुपये की MSP वृद्धि हुई थी इसमें, याद रखिएगा, ठीक है। चना का देख लीजिए कितना हुआ, 255 रुपये वृद्धि हुई और हो गया 4875। रेप सीड या सरसों का 225 रुपये बढ़कर हो गया 4425। और कुसुम या सैफ्लावर, इसमें वृद्धि हुई 270 रुपये की, 5215 रुपये, ठीक है, याद रखिएगा।
आगे देखते हैं, अर्थव्यवस्था की मंदी को दूर करने हेतु कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती। मंदी के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के उद्देश्य से स्वदेशी कंपनियों के निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स की दर में कटौती सरकार ने सितंबर 2019 में की है। कर की घटी दर 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी की गई है, याद रखिएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 20 सितंबर 2019 को की गई घोषणा के अनुसार किसी तरह की कोई अन्य छूट या राहत न लेने वाली कंपनियों के लिए निगम कर की दर 30% से घटाकर 22% कर दी गई है, याद रखिएगा, ठीक है। सेस तथा अधिभार सरचार्ज को शामिल करते हुए कर की प्रभावी दर जो इफेक्टिव रेट होगा वो कितना होगा, 25.17%, ठीक है। यह कंपनियां न्यूनतम वैकल्पिक कर मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स के दायित्व से मुक्त रहेंगी। 1 अक्टूबर 2019 के बाद पंजीकृत होने वाली विनिर्माण क्षेत्र की घरेलू कंपनियों के लिए यह कर की दर 15% रहेगी। उपकर व सरचार्ज मिलाकर जो इफेक्टिव दर होगी वो होगी 17.01%। जो कंपनियां विभिन्न प्रकार के कर छूटों राहतों से लाभ लेगी उनके लिए कर की दर पूर्ववत 30% ही बनी रहेगी। ऐसी कंपनियों को मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मैट का दायित्व भी होगा, यानी उन्हें मैट भी पे करना होगा। मैट की दर को 18.5% से घटाकर 15% किया गया है, याद रखिएगा। कॉर्पोरेट टैक्स की इन राहतों से भारत में इस कर की दर काफ़ी कम हो गई है तथा यह चीन, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को लागू के साथ उनके समान हो गई है, याद रखिएगा। यानी भारत का जो कॉर्पोरेट टैक्स है अब वो चीन, दक्षिण पूर्व एशियाई देश है उनके समान अब ये रेट हो गया, ये दर हो गई, याद रखिएगा। तो ये है आज का आर्थिक करंट अफेयर्स, ठीक है, जिसमें हमने बजट पढ़ा, विभिन्न रिपोर्ट्स पढ़ी और वन स्थिति रिपोर्ट भी पढ़ी। तो चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।